गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शिव जी आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस सेट जो लेखपाल वीडियो और पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आने जो भी क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसकी जो व्याख्या होगी वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो फिगर इम्पोर्टेंट लगे, जो डेटा इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट करते जाइए और आने वाले एग्जाम में सभी के लिए आपको ये बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट 1 को जो हमारे जीएस का पार्ट है। और सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सर्वाधिक है। तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सर्वाधिक है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा ये सन होता है और सन पृथ्वी होती है और पृथ्वी से यहाँ क्या होता है, सन होता है और पृथ्वी के चारों तरफ यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मून होता है वो चक्कर लगाता रहता है। तो जो मून है ये पृथ्वी से नजदीक होता है, जो सन है ये क्या होता है, दूर होता है। तो इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसका जो क्या है अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, ठीक है। आकर्षण जो बल है वो क्या होता है, अधिक होता है। किसके कंपैरिजन में अधिक होता है, सूर्य के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, सूर्य के कंपैरिजन में, सन के कंपैरिजन में ये वाला अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है चंद्रमा का और सूर्य का कम होता है। तो ज्वार भाटा वही उठेगा जहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो किसका ज्यादा है, चंद्रमा का ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, चंद्रमा का होता है। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है, चंद्रमा का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्रमशः क्या कहलाती है। तो ये हमारी हुई क्या, पृथ्वी, ये हमारी क्या है, पृथ्वी अर्थ। और अर्थ के चारों तरफ आप जानते हैं एलिप्टिकल शेप में चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है। कौन चक्कर लगा रहता है, चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है। अब जो चंद्रमा चक्कर लगाता है तो एक समय होता है ये जब पृथ्वी से न्यूनतम दूरी में होता है, एक समय होता है जब अधिकतम दूरी में होता है। तो जब ये न्यूनतम दूरी में होगा चंद्रमा तो इसे क्या कहते हैं, ये इसमें ज्वार उत्पादक जो बल होता है ये क्या होता है, ज्वार उत्पादक बल वो क्या होता है, ज्वार उत्पादक बल अधिकतम होता है। ज्वार उत्पादक बल क्या होता है, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जब ये क्या कहते हैं कि दूर होगा तो इसमें ज्वार उत्पादक जो बल होगा क्या होगा, ज्वार उत्पादक जो बल होगा ये क्या होगा, ये हमारा मिनिमम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा। तो इसमें क्या पूछा है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम और अधिकतम दूरी पूछा है। दूरी का मतलब कंडीशन, इस पोजीशन को क्या कहते हैं। तो इस पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पोजीशन जब निकट होती है, एक पोजीशन क्या होती है, जब दूर होती है। तो एक को उपभू कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। तो जो नजदीक होती है उसे क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं, और जब दूर होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। क्या होते हैं, अपभू कहते हैं, है ना। तो दो कंडीशन हमें मिली, एक उपभू की और दूसरा किसकी, अपभू की। एक कंडीशन मिली हमारी किसकी, उपभू की, और दूसरी कंडीशन किसकी मिली, अपभू की। तो जब हमारा उपभू होता है तो इसमें पूछा क्या है, चंद्रमा की न्यूनतम और अधिकतम दूरी को क्रमशः क्या कहलाती है। तो जब न्यूनतम दूरी होगी तो उसे उपभू कहते हैं और जब अधिकतम दूरी होगी तो उसे क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। तो पहला क्या हुआ ये और दूसरा क्या हुआ ये। तो जिस ऑप्शन में हो तो पहले में उपभू यहाँ है और अपभू बाद में है, क्योंकि इसका क्रम यही है। तो पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है। तो पहला वाला हमारा ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, उपभू। और इसमें क्या हुआ, अपभू। यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम दूरी होती है। यहाँ पे दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है, अधिक होती है। और यहाँ पे दूरी क्या होती है, डिस्टेंस, मिनिमम होती है। यहाँ पे दूरी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो था, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्रमशः क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती, उपभू और क्या, अपभू कहलाती है। उपभू और क्या कहलाती है, अपभू कहलाती है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला क्या है, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी दिवस। और आप जानते हैं कि पृथ्वी दिवस जो है वो कब होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ओजोन दिवस कब होता है, प्रदूषण निवारण दिवस कब होता है, और विश्व वानिकी दिवस कब होता है। तो सबसे पहले हम किसकी, ये क्वेश्चन आपको रटा रहता, बहुत पूछा जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। और प्रदूषण निवारक दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। अब देख लें, जैसा हमारे पास आंसर आया हो उसी आधार पे क्या हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ए का कौन सा पोर्शन होगा, ए का होगा हमारा कौन सा, ए के सामने लिख दो जो है, ए के सामने है तीसरा, ठीक। फिर लिखते हैं बी, और बी के सामने हमारा कौन सा है, बी के सामने कौन सा है, ओजोन परत। बी के सामने है पहले के सामने है तीसरा, और जो बी है, बी के सामने कौन सा है, चौथा। बी के सामने कौन सा, चौथा। इसी तरह सी से कौन मैच कर रहा है, प्रदूषण निवारण, तो दूसरा। और फिर क्या है, डी से कौन सा मैच कर रहा, डी से मैच कर रहा पहला। तो देखें क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है, तो पहला ए का मतलब क्या, तीसरा। ए मतलब क्या, तीसरा किसी में है तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे सही नहीं दिए हुए हैं, ये ऑप्शन क्या नहीं हुए, सही नहीं दिए हुए। तो आप अपने आप से इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। डी का पहला। आप जानते हैं विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठंडे के महीना शुरुआत होती है तो ओजोन संरक्षण की बात करते हैं। और जब बहुत ठंडी आ जाती है तो प्रदूषण खूब बढ़ जाता है दिल्ली में, इस तरह से दिसंबर की बात करते हैं। और विश्व वानिकी दिवस आप जानते हैं गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और जब गौरैया पहले मिलेगी, गौरैया क्या करेगी, जंगल में जाएगी। तो जंगल में कब जाएगी, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाए, गौरैया उड़ के चली गई इसको जंगल में, कहाँ चली गई, जंगल में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पहले समझिए अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन एक्चुअली भारत की बाउंड्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, भारत की बाउंड्री से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन में है क्या, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। यह आप लोग सभी जानते हैं, बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा बनती है वो 4096 किलोमीटर की दूरी है, और ये देश की सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा क्या है, बांग्लादेश की सीमा मेघालय तथा असम से लगती है। अब इसको आइए देख लेते हैं, क्या मेघालय और असम से लगती है, ठीक है। क्या मेघालय और असम से लगती, मुझे लगता है दूसरा वाला पीपीटी खोल दिया। तो हम देख लेते हैं, चलिए। इसमें नहीं, हमारे पास एक फिगर था लेकिन वो फिगर इस समय है नहीं इसमें, तो उससे देखते हैं कि ये है हमारा क्या, सॉरी, ये है हमारा, ये है हमारा क्या, बांग्लादेश। ये है हमारा क्या, बांग्लादेश है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा भूटान पड़ता है, ठीक। ये हमारा क्या है, भूटान है, ठीक। ये हमारा क्या है, सिक्किम है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, नेपाल है, ठीक। ये हमारा क्या है, बांग्लादेश है। ये क्या है, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के बगल बगल आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये किसका है, ये पश्चिम बंगाल का है। ये किसका है, पश्चिम बंगाल का। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगता है, असम लगता है। अरुणाचल प्रदेश के इस भाग में क्या लगता है, असम। और यहाँ पे हमारा क्या है, मेघालय, ठीक। यहाँ पे और भी राज्य हैं, ठीक। फिगर होता तो आपको आसानी से समझ में आता। अभी हम फिगर आपको लास्ट में दिखा देंगे, उससे पहले आप देख लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम से लगती है। तो आप देख लीजिए, ये मेघालय है और ये असम है।
तो ये निश्चित है कि मेघालय और असम से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो ये दूसरा पार्ट भी सही हो गया। तीसरा पार्ट है कि नेपाल की सीमा असम और सिक्किम से लगती है। ये नेपाल है और आपको जानते हैं ये असम है, ठीक, ये सिक्किम है। सिक्किम से तो इसकी सीमा लगती है, लेकिन असम से इसकी सीमा नहीं लगती। क्यों? बीच में क्या आ जाता है? बांग्लादेश, वो सॉरी वेस्ट बंगाल आ जाता है, पश्चिम बंगाल। इसलिए इसकी सीमा किससे नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है और असम से नहीं लगती। तो यही ऑप्शन मेरे अनुसार गलत होगा। चौथा क्या? भूटान की सीमा असम और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो आप देखिए ये है हमारा भूटान, और भूटान की सीमा किससे किससे लगती है? असम से भी लगती है। पहला तो असम से हो गया और दूसरा पश्चिम बंगाल, दोनों से लगती है। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो 3 सही हो गए, तो हमारा तीसरा नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, एक अनंतिम आंकड़े होते हैं, एक अंतिम आंकड़े होते हैं। अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम, 4 राज्यों का अवरोही क्रम पूछ रहा है। अब जो 4 राज्यों का अवरोही क्रम पूछ रहा है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि 4 राज्य जो हैं उनको लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हम लिखते हैं बिहार के। सबसे पहले किसके बारे में लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं बिहार के बारे में, ठीक। फिर बिहार के बाद क्या? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के बारे में लिख लीजिए। तीसरा हमारा क्या? केरला दिया है। और फिर हमारा क्या दिया? यूपी दिया है। और इनका सबका क्या करिए? जनसंख्या घनत्व लिख लीजिए। तो आप जानते हैं कि बिहार की कितनी है? 1106, ठीक है। और इसकी वेस्ट बंगाल की कितनी है? 1029, ठीक है, 1026 है शायद। और केरला की कितनी है? 860। और हमारी यूपी की कितनी है? 829। अब ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है इसी को सजा लीजिए। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का। बिहार के बाद किसका है? पश्चिम बंगाल का। और तीसरा किसका है? केरला का। और चौथा किसका है? उत्तर प्रदेश का। सभी एग्जाम में लगभग, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ हो, जितने भी एग्जाम है लगभग सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। और मुझे लगता है जब तक 2021 की जनगणना के अंतिम आंकड़े नहीं आ जाएंगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जाता रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करता है तो ये केवल भारत की बात नहीं करता। जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करता है तो भारत की बात नहीं करता। भारतीय उपमहाद्वीप में आप ये जान लीजिए कि ये पूरा हमारा भारत आता है। क्या आता है? भारत आता है। भारत के साथ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के साथ ये हमारा बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश के साथ श्रीलंका आता है। ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से हिमालय से लेकर, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप है। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप को एक अतिरिक्त महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। क्यों? इसको सबसे पहले कोई महाद्वीप की खासियत क्या होती है कि कम से कम वो क्या हो, 3 तरफ से जल से घिरा हो और उसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती हो। तो इसमें विश्व में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और आप जानते हैं 2 से 3 तरफ से ये महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो आप अगर उपमहाद्वीप की बात करता है तो इसका मतलब भारत नहीं है। किसकी बात करता है? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, सभी की बात करता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि प्राचीनतम कृषि के छात्र साक्ष्य कहाँ मिले हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप देख लीजिए, एक ऑप्शन है चिरांग, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा ब्रह्मगिरी और चौथा मेहरगढ़। ये रटा रटाया क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग इससे परिचित हैं कि मेहरगढ़ जो है यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के। क्यों? वहाँ पे कई सारे उपकरण पाए गए हैं और खुदाई में, और कई प्रकार के अनाजों के भी साक्ष्य वहाँ पे पाए गए हैं, जिससे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, जिसे कार्बन डेटिंग द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। कहते सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? आप जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो सबसे पहले कौन सा काल आया होगा? सबसे पहले आया होगा प्रागैतिहासिक काल। कौन सा आया होगा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक, आद्य के बाद फिर उत्तर, उत्तर के बाद तब ऐतिहासिक काल आया होगा। तो सबसे पुराना ये है। इस समय तो क्या कहते हैं कि हमारी जो इंडस वैली थी उसकी उत्पत्ति हुई नहीं थी, तो प्रागैतिहासिक तो हटा दीजिए। इसके बाद आया क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। इसका मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में किसकी उत्पत्ति हुई? हमारी किसकी? इंडस वैली की। किसकी उत्पत्ति हुई है? इंडस वैली की। और दूसरा इसी में कौन सा आता है? वैदिक काल आता है। इसी में क्या आता है? वैदिक काल आता है, जब गांवों की और शहरों की उत्पत्ति शुरू हुई थी। ये उस समय के बात पूछ रहा है। तो ये किसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। इसका आंसर हो गया क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद से पर आधारित है? ऋग्वेद से गलत लिखा हुआ है, किससे आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर आधारित है तो आप जानते हैं कि जो अथर्ववेद है ये सबसे बाद में लिखा गया। यजुर्वेद में धनुष विद्या और अन्य तरह के यज्ञ आदि का प्रमाण मिलता है। लेकिन जो सामवेद है इसके मैक्सिमम जो श्लोक लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। मैक्सिमम जो इसमें श्लोक लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए सामवेद ही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकतम कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। अधिकतम कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पे आधारित है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? क्या? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? आगम का मतलब उनके जो उपदेश है, जो उनके ग्रंथ हैं, किस भाषा का प्रयोग करके उनके जो उपदेश हैं उनको संकलित किया गया है। तो आप जानते हैं कि जो पाली है वो किस में यूज हुई है? बौद्ध धर्म में। पाली किस में यूज हुई है? बौद्ध धर्म में। रामायण किस में लिखी गई है? अवधी में। किस में लिखी गई है? अवधी में। हमारी हिंदी का उदय किस में हुआ है? अर्धमगधी में। और ये हमारा क्या है? जो प्राकृत है, ये जो प्राकृत भाषा है, इसी भाषा में क्या हुआ है? जैन साहित्य लिखे गए। इसी भाषा में क्या लिखे गए हैं? जैन साहित्य लिखे गए। क्या लिखे गए हैं? जैन साहित्य लिखे गए हैं। तो जैन साहित्य किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। चलिए, तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। ठीक है, ये आपका जानते हैं किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पूछा है। तो आप ये जान लीजिए कि जो भारत का महानियंत्रक, भारत का जो क्या होता है? नियंत्रक और महालेखा होता है, परीक्षक होता है, वो क्या होता है कि आप ये जानिए कि उसके पास क्या हो? 10 वर्ष का अनुभव हो शासन करने का, और किसका? वित्त विभाग का, यानी कि वित्त का, लेखा जोखा का अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। और इसमें क्या होता है कि 6 वर्ष से पहले अगर उसकी 65 वर्ष आयु पूरी हो गई तब भी उसे पद से क्या होता है? हटना पड़ता है। तो इसके देख लीजिए आंसर। पहला क्या हुआ? 6 वर्ष अवधि अथवा 65 वर्ष, इन दोनों में से कोई भी एक जो पहले आए। ठीक है, तो ये किसमें दिया? आर्टिकल 148 में लिया है। कौन दिया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत सरकार के खाते का लेखा जोखा रखता है।
क्या रखता है? भारत सरकार के खाते का लेखा जोखा रखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसमें चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान कौन से वाद में किया गया है? ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं और इस वाद से लगभग सभी लोग परिचित हैं। और वो वाद क्या है? केशवाद। वो वाद क्या है हमारा? वाद है केशवानंद भारती मामला। कौन सा? केशवानंद भारती मामला। जो ये केशवानंद थे, ये क्या थे? एक मठ के मठाधीश थे। मठ के क्या थे? मठाधीश थे। और ये कहाँ की बात है? ये बात है केरल की। ये बात किसकी है? केरला की। ठीक है, तो ये जो केस है किसके 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 बीच में होगा? एक तो केशवानंद भारती, दूसरा वर्सेस क्या होगा? केरला सरकार। दूसरा वर्सेस क्या होगा? केरला सरकार। और ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कब? 1972 में गया था। कब गया था? 1972 में। और ये इस केस में 13 जजों की पीठ ने, कितना? 13 जो जज हैं, कितना? 13 जजों की पीठ ने इस केस पे निर्णय दिया था। कितने जजों की पीठ ने? 13 जजों की पीठ ने। कब निर्णय दिया था? 1973 में दिया था। कब दिया था? 1973 में। 1973 में कब? 24 अप्रैल को दिया था। कब दिया था? 24 अप्रैल को दिया था। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था? इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद भी उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि 1960 में जो बेरूबारी वाद आया था, बेरूबारी वाद में किसने? सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था, कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। जो क्या है? प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट 13 वर्ष बाद फिर से क्या करता है? परिवर्तित करता है। और 1973 में क्या कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दी कि लेकिन परिवर्तन संविधान के सभी भाग में किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या? आधारभूत संरचना की बात किसने कही है? आधारभूत संरचना की बात केशवानंद भारती मामले में किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ये कौन होगा? ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है ना? तो आप लोग जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। कहां से यह अधिकार उसे मिला है? यह मिला है आर्टिकल 124 का भाग 1। 124 का भाग 1, जहां पर क्या न्यायालय दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। वहीं पे दिया है आर्टिकल 124 कहता है कि समय समय पर, कब? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के कार्यों को देखते हुए उसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करेगा? संसद करेगी। कौन करेगा वृद्धि? संसद करेगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। किस आर्टिकल के तहत? 124 के फर्स्ट के तहत। और कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहले सही से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं या किए गए थे? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं।
तो आप जानते हैं कि कब एक बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार कौन सी? स्वर्ण सिंह। कौन? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनाई गई थी। और सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह ने क्या कहा कि क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के किसमें 51 का में, किसमें 51 का में क्या जोड़े जाए? मूल कर्तव्य। क्या जोड़े जाए? मूल कर्तव्य जोड़े जाए। ठीक है, ये किसकी संस्तुति थी? सरदार स्वर्ण सिंह की ये संस्तुति थी। ये संशोधन हुआ कब? 1942 में। ये संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। ये संशोधन कब हुआ? 1976। और 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था? 42 नंबर का संशोधन हुआ था। यानी 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? मूल कर्तव्य जोड़े गए। कहाँ जोड़े गए? 51 का में जोड़े गए। किसकी सिफारिश से जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति में जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। मेरे लेक्चर में आप उसको देख सकते हैं। तो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। और कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए हैं। कहाँ से लिए गए थे? रूस से। कहाँ से लिए गए? ये रूस से लिए गए। ठीक, तो कई सारे पार्ट मैंने बताए। किसकी सिफारिश से जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह की। कितने जोड़े गए? 11। कहाँ से लिए गए? रूस से। कब जोड़े गए? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। और कहाँ जोड़े गए? 51 का में जोड़े गए। कहाँ जोड़े गए? 51 का में जोड़े गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तीसरा आंसर हो गया। इसका कौन सा आंसर हो गया? तीसरा हो गया। ठीक है, तो आप देखिएगा, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट करते जाइएगा। अगर जल्दी हो रहा हो तो बताइएगा, अगले सेशन में हम लोग धीरे धीरे बातें करेंगे, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में गलसुआ, ठीक है, मुम्स नामक रोग किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है? किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है? ठीक, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। कौन सी ग्रंथि होती है? पैरोटिड। कौन सी ग्रंथि होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है। और पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, यह हमारे क्या होते हैं, जो गाल होते हैं, कान होते हैं, इसके पास होती है। और इससे क्या आती है? इसके सूजन आ जाती है। इससे क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। और सूजन आ जाती है कहाँ? गालों के पास। तो उसे कौन सा रोग कहते हैं? गलसुआ रोग कहते हैं। उसे कौन सा रोग कहते हैं? गलसुआ रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप जानते हैं कि अगर हम निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या है? ये फलों के गिरने से बचाता है। किससे बचाता है? फलों के गिरने से बचाता है। तो कौन सी चीज है जो फलों को गिरने से बचाती है? तो ये जो फलों को गिरने से बचाती है वो क्या है? एथिलीन। दूसरा पार्ट क्या है? ये खरपतवार को नष्ट कर देता है। ये भी सही है। ठीक है, ये खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है तथा पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। ठीक, तो ये भी काम किसका है? एथिलीन का है। ये भी काम किसका है? एथिलीन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। सूची 1 को क्या करिए? सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और इसमें क्या है? सबसे पहले कहता है सलकंद। क्या बात करता है? सलकंद। सलकंद में क्या क्या आते हैं? लहसुन और प्याज। सलकंद में कौन कौन से आते हैं? लहसुन और क्या आते हैं? प्याज आते हैं। ठीक है, अब एक और चीज होती है जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे, एक जिमकंद और दूसरा क्या? जलकुंभी। जलकुंभी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुई थी, जिस तालाब में हो जाती है पूरे तालाब को क्या कर लेती है? घेर लेती है। और जिमीकंद का मतलब क्या होता है? जिमीकंद का मतलब होता है जिसे आप क्या कहते हैं? सूरन।
इसे क्या कहते हैं आप? सूरन जिसे कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। कहते हैं बवासीर में बहुत फायदा करता है। किसमें फायदा करता है? बवासीर में बहुत फायदा करता है। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिख लीजिए कि सलकंद का में कौन कौन से आते हैं? लहसुन और क्या आता है? प्याज आता है। अब दूसरा हमारा भूस्तारिका। भूस्तारिका क्या? जलकुंभी जो भू के ऊपर ऊपर पार्ट में आती है। अब ये वाला हमारा मैच नहीं कर रहा, ये वाला मैच नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर जो उसका होती है, ये दूब घास जो ऊपर ऊपर चलती है, क्या होती है? दूब घास को कहते हैं, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, है ना। तो पहले दूसरे मैच हो गए, तो कौन कौन से? ए और बी सही है, तो कौन सा आंसर सही हो गया? पहला हो गया। और तीसरा वाला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा वाला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा क्वेश्चन नंबर? कौन सा? 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देख लीजिए इसको भी। कहता है सरीसृप में कौन कौन से आते हैं? एम्फीबियन में कौन आता है? और इसके अलावा किसके? एबीज में कौन आता है? और कार्टिलेगिनस में कौन आता है? कार्टिलेगिनस में कौन आता है? तो सभी की बात कर लेते हैं। तो आप कौन कौन सा जानते हैं? पहले आप ये देख लीजिए। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सरीसृप की। पहले क्या दिया है? सरीसृप दिया है। और सरीसृप आपका कौन होता है? सैलामेंडर। ये क्या होता है? एक प्रकार का वही छिपकली जैसे, और क्या कह सकते हैं, छिपकली जैसे, या आप क्या कहते हैं उसे, बिचखोपड़ा जैसे जीव होता है। कौन? बिचखोपड़ा जिसे आप लोग कहते हैं, जैसे होता है, गिरगिट जैसे होता है सैलामेंडर। फिगर आपको हम दिखा देंगे अगली बार से। इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए फिगर हम लोग जोड़ नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम से आपको हम सारी चीजें दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमारा आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन में क्या आता है? क्रेटा। जैसे क्रेटा कार बनाई गई है, इसी नाम पे बनाया गया है। किस नाम पे बनाया गया है? एम्फीबियन जीव को, एम्फीबियन जो जीव होते हैं, इन्हीं के नाम पे बनाया गया। क्या? क्रेटा कार बनाई गई एम्फीबियन जीव के नाम। और तीसरा हमारा क्या आता है? एबीज। क्या आता है? एबीज। और एबीज जानते हैं आप किससे संबंध रखता है? पेंगुइन से। एबीज किससे रखता है? जो एबीज वर्ग है, इसमें किस तरह के जीव पाए जाते हैं? जो ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं पाते हैं, उसमें क्या आता है? पेंगुइन आता है। और चौथा आपका क्या आ गया? कार्टिलेगिनस। इसमें क्या आती है? व्हेल शार्क आती है। इसमें क्या आती है? व्हेल शार्क आती है। तो मैच करा लीजिए। ए का कौन सा हो गया? दूसरा। तो ए का दूसरा किसमें है? ए का दूसरा, ठीक, इसमें कुछ दूसरा। और फिर इसके बाद बी का तीसरा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, और फिर इसके बाद सी का कौन सा? सी का पहला। और फिर इसके बाद डी का कौन सा? डी का कौन सा आता है? डी का दूसरा। नहीं, डी का तो चौथा ही होगा। डी का कौन सा होगा? चौथा। डी का कौन सा होगा? चौथा होगा। तो आप इस तरह से मैच करा लीजिए, नीचे से कोई आपका लेना देना नहीं है। और इसी तरह से आप इनको लिख लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक। इसलिए इसको क्या करिए आप लोग, अच्छे से लिख लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कहता है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है जब वह केवल क्या होता है? आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशन को चला लेता है। बिल्कुल बात सही है। आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशन को चला लेगा तो भी कंप्यूटर साक्षर होगा। वह प्रोग्राम लिख लेगा तब भी साक्षर होगा। वो दूसरे कंप्यूटर से डाटा हैक कर लेगा तब तो बहुत ही बड़ा साक्षर होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी हो गए। अगर आपको ये नहीं जानकारी तो मेरे कंप्यूटर की क्लास पड़ी है वीडियो, आप चैनल पे आकर के कंप्यूटर के वीडियो देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है? कहते हैं
भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितना पुराना क्वेश्चन है, आप सोचिए। तो पहली बार इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में कब? 1952-53 में, यहाँ 55 दिया है, और कब? 1952 से लेकर के कब? 1956 के बीच में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और पहली बार कहाँ से लाया गया था? इंग्लैंड से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था कंप्यूटर? इंग्लैंड से लाया गया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए। और आप सभी लोग अभी तक सोचते होंगे कि कब फर्स्ट जनरेशन में ही ये लग गया था, और इस समय कौन सी फिफ्थ जनरेशन चल रही है ना? तो आप सोचिए कि कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप समझ रहे हैं तो मेरी लेक्चर सीरीज पढ़ी है, और वहाँ से आप लोग इनको देख सकते हैं, और आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी देखिए, ये भी कंप्यूटर का है। कह रहा है निम्नलिखित में से चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस का उपयोग होता था? ठीक है, कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस का उपयोग होता था? तो ये आप जानते हैं किस पीढ़ी में होता था? ट्रांजिस्टर। ये दूसरी पीढ़ी में। फर्स्ट में इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरी पीढ़ी में। और ये ये तीसरी में, ये दूसरी में, और ये चौथी में, और ये वाली हमारे किस में? फिफ्थ में यूज होती है। तो VLSI किस में? चौथी में, और ULSI किस में? पांचवी में, और ट्रांजिस्टर किस में? दूसरी में, और इंटीग्रेटेड सर्किट किस में? तीसरी में। एक और हुआ करता था वैक्यूम ट्यूब। क्या होते थे? वैक्यूम ट्यूब। और ये किस में यूज हुआ करते थे? ये फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे। ये किस जनरेशन में यूज होते थे? फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों जनरेशन के बारे में जानकारी है। तो जिसे कहते हैं आप IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ये थर्ड जनरेशन में आया था। जिसे कहते हैं आप ट्रांजिस्टर, ये आपका सेकंड जनरेशन में आया था। जिसे कहते हैं वेरी लार्ज जो सर्किट होता है, किसमें आया था? फोर्थ जनरेशन में आया था। और जो हमारा अल्ट्रा लार्ज आया है, किस में आया? ये फिफ्थ जनरेशन में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अच्छी तरीके से आप लोग देखिए। मेरे लेक्चर पढ़े हैं, वहाँ से देखिए और समझिए चीज़ों को, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, और आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्प करेंगी। आने वाले एग्जाम में क्या करेंगी? आपको बहुत हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरे आप जानते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और ये आप जानते हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है विवेक जौहरी। इनका नाम क्या है? विवेक जौहरी। अच्छे से रट लीजिए, विवेक जौहरी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, कर में क्या लगता है? विवेक लगता है, किस तरह से कर लिया जाए, तो ऐसे याद कर लीजिए विवेक। तो कर में कौन? विवेक लगता है, तो कौन हो जाएंगे? विवेक जौहरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विवेक जौहरी हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ठीक है, तो कितने खिलाड़ियों को किया गया है? नामांकित किया गया 12 खिलाड़ियों को किया गया है। कितने को दिया गया है? कितने को दिया गया खेल रत्न पुरस्कार? 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। 12 खिलाड़ियों के आप नाम, मेरी जब करंट की क्लास होगी तो मैं बताऊंगा, अभी चाहे तो आप ढूंढ करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट पे मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है PM स्वनिधि योजना। ठीक, एक किसान निधि है, एक स्वनिधि है। जो PM स्वनिधि योजना है, ये तहत छोटे दुकानदारों को कितने रुपए तक का ऋण दिया जाता है? तो कितने रुपए तक का दिया जाता है? 10,000 रुपए तक का दिया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है इस समय, एकदम रट लीजिए, मोदी सरकार है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं? तो कौन सा? PM स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदारों को कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकता है? 10,000 तक के रुपए के लिए आवेदन
कर सकता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2021, किसमें? बजट 2021-22, क्या 21-22 के अनुसार किस वर्ग के को इस वर्ष में ITR भरने की उपेक्षा से मुक्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मुक्त कर दिया। यानी इसका मतलब है कि ITR भरने से किसको छूट दे दी गई है? तो जो व्यक्ति क्या थे, 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने से क्या कर दी गई है? छूट दे दी गई है। उन्हें क्या कर दी गई है? छूट दे दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 योजना, कौन सी? अमृत 2.0 योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? यानी कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो इस क्षेत्र में काम करता है? तो वो मंत्रालय हमारा कौन सा है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। कौन सा? आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप बिल्कुल रट ही डालो, इस क्वेश्चन छूट के नहीं जाना चाहिए। आवास और शहरी मामले का मंत्रालय है जो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत योजना 2 का संचालन कर रहा है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे और इसकी व्याख्या भी और इसके जो करंट के क्वेश्चन है सबके एक नोट्स बनाते जाइए। जिन क्वेश्चन का मैंने व्याख्या किया है, आज थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था इसलिए मैंने जल्दी कर दिया, लेकिन अगली क्लास में आपको पूरी तरह से व्याख्या मिलेगी। और व्याख्या के साथ साथ जो चीज़ें आपके नोट करने लायक है उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ व्याख्या में देता हूँ वो आपको हर जगह बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इसलिए आप इनको नोट करते जाइएगा। जो क्वेश्चन आपको ना आते हों उनको नोट करिएगा और अगले सेशन में आप मिलिएगा। हो सकता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी हमारा परिवार यानी कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बढ़ जाएंगे तो हम लाइव क्लास आपको नेक्स्ट में देंगे। इसलिए आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और हमारे साथ जुड़िए। लगातार आपको धुआंधार प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और देखेंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी 25 में 25 कर पाया होगा। जिसने 25 में 25 किया हो वो हमें कमेंट जरूर करेगा, हम उसके लिए कुछ अतिरिक्त इनाम की घोषणा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।